क्लास 12 का टॉपिक सॉल्यूशन, जिसका पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट में किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था विलयन क्या होता है या विलयन के प्रकार। फिर उसके बाद में हमने ये किया था विलयन की सांद्रता को, विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की, सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ, प्रदर्शित करने की विधियाँ। हमने क्या किया था, विलयन बनाया था। विलय को विलायक के अंदर डाल करके समांगी मिश्रण बना करके विलयन का निर्माण किया था। फिर हमने विलय को विलायक में किस आधार पर डाला था, उनकी सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त करेंगे उनको देखा। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है विलयता, या ठोसों की द्रवों में विलयता या गैसों की द्रवों में विलयता। इस तरीके से हमारे 2 टॉपिक हैं ये, जो किससे संबंधित हैं, विलयता से संबंधित है। विलयता का सीधा सा मतलब ये है कि हम क्या करें, कोई भी ठोस पदार्थ ले लें, क्या करें, ठोस पदार्थ ले लें और उसको क्या करें, द्रव पदार्थ में डाल दें। ये ठोस पदार्थ इस द्रव पदार्थ में कितना घुलता है वो उसकी क्या होती है, विलयता होती है। या हम क्या करें, कोई भी गैस पदार्थ ले लें और उसको क्या करें, द्रव में डालें, यानी कि गैस को द्रव में मिलने या घुलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, विलयता होती है। या फिर अपने ऐसे कहें कि एक मान लो निश्चित विलायक के अंदर एक निश्चित मात्रा का घुलना ही क्या होती है, विलयता होती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ठोसों की द्रवों में विलयता। क्या टॉपिक है, ठोसों की द्रवों में विलयता। अब देखिए हम ये टॉपिक ले रहे हैं ठोसों की द्रवों में विलयता। तो हमें क्या करना है, ठोस पदार्थ लेना है। क्या करना है, ठोस पदार्थ। और वो ठोस पदार्थ हमारा क्या है, विलय है। क्या है, विलय। और द्रव ले रहे हैं हम, द्रव पदार्थ ले रहे हैं, वो क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। हम क्या करेंगे, इस ठोस पदार्थ को इस द्रव के अंदर डालेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस विलय को इस विलायक के अंदर डालेंगे। और विलय को विलायक के अंदर डाल करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं वही तो विलयन होता है। तो हम विलयन ही पढ़ रहे हैं, विलयन से संबंधित अलग अलग तरीके की बातें आएंगी, वो सारी हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो ठोसों की द्रवों में विलयता, ये ठोस पदार्थ इस द्रव के अंदर डाल दिया हमने। तो ये ठोस पदार्थ कोई भी हो सकता है, आयनिक हो सकता है या फिर सहसंयोजक प्रकृति का हो सकता है, ठीक है, या फिर अपने बोल सकते हैं ध्रुवीय प्रकृति का हो सकता है या अध्रुवीय प्रकृति का हो सकता है। ये जो ठोस पदार्थ है कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये ठोस पदार्थ हमने क्या किया, द्रव के अंदर डाला, और द्रव के अंदर डालने पर वो ठोस पदार्थ उस द्रव के अंदर कितना घुलनशील होता है, वो ही उसकी क्या कहलाती है, ठोस में द्रवों की विलयता कहलाते हैं, या उसको विलयता कह सकते हैं या सोल्यूबिलिटी कह सकते हैं। कि हम क्या कर रहे हैं, वो ठोस पदार्थ कोई भी ले सकते हैं, आयनिक हो सकता है, सहसंयोजक यौगिक हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है। और जो द्रव या विलायक लिया है वो कौन सा हो सकता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार का हो सकता है। ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ये तो निश्चित बात है कि ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर विलयशील होगा और अध्रुवीय के अंदर विलयशील होगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को भी डिसाइड करना है कि किसके अंदर विलयशील होगा। जो आयनिक यौगिक है वो तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय के अंदर विलयशील होगा, और जो सहसंयोजक है वो क्या हो जाएगा, अध्रुवीय के अंदर विलयशील हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि विलयता क्या होती है। अपने क्या करते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ को द्रव के अंदर डाल रहे हैं, कोई भी ठोस पदार्थ को द्रव के अंदर डाल रहे हैं, तो वो ठोस पदार्थ द्रव के अंदर, या फिर अपने कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो, 100 ग्राम कोई भी विलायक हो, और उस 100 ग्राम विलायक के अंदर या उस 100 ग्राम द्रव के अंदर ठोस पदार्थ कितनी मात्रा में विलयशील होता है, वो ही उसकी क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। वो ही उसकी विलयता कहलाती है। तो ठोस पदार्थ आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, ध्रुवीय अध्रुवीय कोई भी हो सकता है, और जो विलायक है वो भी ध्रुवीय और अध्रुवीय हो सकता है।
अब देखिए बात ये आती है कि हम एक ही प्रकार के ठोस पदार्थ ले लें, कोई भी एक प्रकार का ठोस पदार्थ ले लें। जैसे मान लो NaCl ले लिया हमने, ये एक ठोस पदार्थ है। इसको एक द्रव यहाँ पर ले लिया, दूसरा द्रव यहाँ ले लिया, तीसरा द्रव यहाँ ले लिया और चौथा द्रव यहाँ ले लिया। तो ये चारों विलायक हैं, वो ये विलायक हैं चारों, और अलग अलग प्रकार के विलायक ले रहे हैं। इस NaCl को पहले हम क्या करेंगे, इस विलायक के अंदर घोलेंगे तो इसकी विलीयता अलग होगी। फिर हम 2 नंबर में घोलेंगे तो इसकी विलीयता अलग आएगी, 3 नंबर में घोलेंगे तो अलग आएगी, 4 नंबर में घोलेंगे तो अलग आएगी। तो कहने का मतलब है कि एक ठोस पदार्थ को अगर अलग अलग विलायक के अंदर घोलते हैं तो विलीयता का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, विलीयता का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। मान लो हम ये करें, पहले हमने क्या किया था, ठोस पदार्थ लिया था। किसको लिया था, विलय को एक ठोस पदार्थ के रूप में लिया था और 4 अलग अलग विलायक में घोला था। तो घोलने के पश्चात विलीयता का मान क्या आता है, भिन्न भिन्न आता है। विलीयता का मान क्या आता है, भिन्न भिन्न आता है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ समझ लो आप। अब हम क्या करें, 1, 2 और 3 अलग अलग प्रकार के क्या ले लें, ठोस पदार्थ ले लें। ठीक है, ये विलय ले लें, अलग अलग ठोस पदार्थ, और विलायक एक ही रखेंगे हम। पहले हमने क्या किया था, विलय एक ही रखा था। पहले हम फर्स्ट वाले को इसके अंदर घोलेंगे तो विलीयता अलग आएगी, फिर सेकंड वाले को घोलेंगे तो विलीयता अलग आएगी, थर्ड वाले को घोलेंगे तो विलीयता अलग आएगी। मान लो हमारे पास यहाँ विलायक, मान लो हम जल ले लेते हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमने ठोस पदार्थ ले लिए। मान लो हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, KNO3 ले लिया, या HNO3 ले लिया, KNO3 ले लिया, या फिर NaNO3 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं या विलय पदार्थ बोल सकते हैं। इनको अलग अलग एक ही विलायक में घोलेंगे तो विलीयता क्या आएगी, अलग अलग प्रकार आएगी। तो कहने का मतलब है कि ठोसों के अंदर द्रवों की जो विलीयता होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ के अंदर विलयशील करते हैं या घोलते हैं। तो जितना ज़्यादा घुलता है उसकी विलीयता उतनी ही ज़्यादा आती है। तो ठोस पदार्थ को द्रव में डालने पर जो विलीयता होती है उसको कुछ कारक प्रभावित भी करते हैं। यानी कि हमने ये तो कह दिया कि विलय को विलायक के अंदर डालेंगे और वो घुलेगा, और घुलने के पश्चात उसकी जो घुलने की जो प्रवृत्ति है वो किसको प्रदर्शित होगी, विलीयता को। लेकिन उस विलीयता को कुछ कारक प्रभावित भी तो करते हैं। उसको 3 कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला आता है विलय और विलायक की प्रकृति, क्योंकि हम क्या करेंगे, विलय पदार्थ ठोस लेंगे और विलायक द्रव लेंगे, उनको घोलेंगे, तो इसका मतलब विलय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। दूसरा क्या होता है, ताप, और तीसरा क्या होता है, दाब। हम क्या लेते हैं, पहला कारक लेते हैं, प्रभावित करने वाला पहला कारक लेते हैं, विलय व विलायक की प्रकृति। क्या लेते हैं, विलय व विलायक की प्रकृति। मेन बात तो जो होती है वो इसी पर डिपेंड होती है, क्योंकि हमें क्या करना है, विलय लेना है और विलायक में घोलना है और विलीयता को देखना है। तो जो विलय होगा वो कोई ठोस पदार्थ होगा, विलय जो होगा वो कोई ठोस पदार्थ होगा। वो 2 प्रकार का हो सकता है मुख्य रूप से, एक आयनिक ठोस हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है सहसंयोजक प्रकृति का। एक तो आयनिक ठोस हो सकता है और एक सहसंयोजक प्रकृति का हो सकता है। या फिर अपने इनको ध्रुवता की दृष्टि से देखें तो जो ठोस होते हैं वो ध्रुवीय अध्रुवीय भी हो सकते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय भी हो सकते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है कि ध्रुवीय होगा वो ध्रुवीय के अंदर विलयशील होगा, ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर विलयशील होगा, और अध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर विलयशील होगा। अब इस बात को तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बात आती है आयनिक ठोस, जो ठोस पदार्थ है या विलय जो आयनिक ठोस भी हो सकता है और सहसंयोजक प्रकृति का। आयनिक ठोस जो होगा वो तो किसके अंदर विलयशील होगा, ध्रुवीय विलायक के अंदर। किसके अंदर विलयशील होगा, ध्रुवीय विलायक के अंदर। और जो सहसंयोजक प्रकृति का होगा वो जो होगा वो अध्रुवीय विलायक के अंदर
विलयशील होगा। अध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील होगा। ठीक है। जो ध्रुवता की प्रवृत्ति होती है, इनकी जो ध्रुवता की जो प्रवृत्ति होती है वो परावैद्युतांक स्थिरांक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? परावैद्युतांक स्थिरांक पर निर्भर करती है। परावैद्युतांक स्थिरांक का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। या परावैद्युतांक का मान जितना ज़्यादा होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। यानी कि हमारे जो H2O है, H2O का जो परावैद्युतांक स्थिरांक है उसका मान या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 होता है और जो एक उच्चतम स्थिति को प्रदर्शित करता है, इसलिए वाटर एक अच्छा विलायक होता है। इसके अलावा जो होते हैं उनका इससे नीचे की स्थिति में आता है परावैद्युतांक स्थिरांक का मान। ठोस जो होता है, ये तो सीधी सी बात है, ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय में घुलेगा। मेन बात इन पर आती है कि आयनिक ठोस हो सकते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं। आयनिक ठोस जो होंगे वो ध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील होंगे और सहसंयोजक ठोस होंगे वो अध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील होंगे। ध्रुवता परावैद्युतांक स्थिरांक पर निर्भर करती है। परावैद्युतांक का मान जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। इसलिए वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या आता है? 80 आता है या 80 आता है। इसलिए यह एक बहुत अच्छा विलायक माना जाता है। अब देखिए बात आती है कि यहाँ पर जो एक चीज़ हम काम में लेते हैं जालक ऊर्जा और एक होती है जलयोजन ऊर्जा। एक तो लेते हैं जालक ऊर्जा और एक लेते हैं जलयोजन ऊर्जा। ये दो चीज़ें होती हैं। हमारे पास कोई भी आयनिक यौगिक है और उस आयनिक यौगिक को विलायक के अंदर डालेंगे तो वो आयनों में टूटेगा। तो या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि आयनिक ठोस को आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। आयनिक ठोस को आयनों में तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो क्या होती है? जालक ऊर्जा होती है। या फिर अपने ये कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के जलयोजन में मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या होती है? जलयोजन ऊर्जा होती है। क्या होती है? जलयोजन ऊर्जा होती है। अब देखिए जालक ऊर्जा का मान कम और जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक हो तब तो, और इसका मान क्या हो? कम हो तो वो क्या होंगे? विलयशील होंगे। या फिर वो जो यौगिक आयनिक यौगिक वो जल में विलयशील होंगे। अगर इसका मान अधिक है और इसका मान क्या है? कम है, तो वो जल में अविलयशील होंगे। क्या होंगे? जल के अंदर अविलयशील होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि विलय और विलायक की जो प्रकृति है वो ठोसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करती है। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील होते हैं और सहसंयोजक प्रकृति वाले अध्रुवीय विलायक में विलयशील होते हैं। ध्रुवता का मान जो है वो परावैद्युतांक स्थिरांक पर निर्भर करता है। परावैद्युतांक स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा वह विलायक उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसलिए H2O का परावैद्युतांक स्थिरांक 80 आता है, इसलिए ये एक अच्छा विलायक होता है। एक होती है जालक ऊर्जा और जलयोजन। आयनिक ठोस को आयनों में तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो जलयोजन ऊर्जा होती है। आयनिक यौगिकों के जलयोजन से मुक्त होने वाली ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा होती है। इसका मान कम और इसका मान अधिक है तो वो यौगिक विलयशील होगा। इसका मान अधिक और इसका मान कम है तो वो अविलयशील होगा। अब बात आती है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस कौन से हो सकते हैं? आयनिक ठोस जो है वो मान ले NaCl हो सकता है, ठीक है, Na2CO3 हो सकते हैं। ये दोनों आयनिक ठोस है।
और ये ध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील है। किसके अंदर है? ध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील है। और ध्रुवीय विलायक कौन सा हो सकता है? H2 हो गया या NH3 हो गया। ये क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायक होते हैं। ये इनके अंदर डाल दोगे तो ये आयनों में टूट जाएंगे और ये विलीयता को प्रदर्शित करेंगे। ये किसको शो करेंगे? विलीयता को प्रदर्शित कर देंगे। इसका मतलब आयनिक ठोस जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों के अंदर विलयशील होते हैं। अगर आयनिक ठोसों को ध्रुवीय विलायकों के अंदर घोल दिया जाए तो वो नहीं घुलेंगे। फिर दूसरा सहसंयोजक। सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं या सहसंयोजक जो प्रकृति के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे I2 हो गया या S8 हो गया, ये क्या होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। और ये क्या होते हैं? अध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील होते हैं। अध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील होते हैं। और अध्रुवीय विलायक कौन सा लें हम? CCl4 हो गया या CS2 हो गया, ये अध्रुवीय विलायक होते हैं। इनके अंदर घोलेंगे तो ये घुल जाएंगे और विलीयता को प्रदर्शित करें। हम क्या करें? इस आयनिक यौगिक को तो हम क्या करें? इस अध्रुवीय विलायक में घोल दें और ये सहसंयोजक यौगिक को इसमें घोल दें तो घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि समान समान को घोलता है, इसी प्रोसीजर में चलता है ये काम। इसलिए आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में और सहसंयोजक प्रकृति वाले अध्रुवीय विलायक में विलयशील होते हैं। तो ये था विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की जो प्रकृति होती है वो मुख्य रूप से ठोसों की द्रवों में विलीयता या सोल्युबिलिटी या विलीयता को प्रभावित करती है। ये बात हुई विलय और विलायक की। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर आता है या दूसरा जो कारक है वो क्या है? ताप है। वो क्या है? ताप या टेम्परेचर है। और टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं। एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम और एक दूसरा होता है ऊष्माशोषी प्रक्रम। दूसरा होता है ऊष्माशोषी प्रक्रम। ऊष्माशोषी प्रक्रम। अब देखिए, जनरल सी बात है कि जब हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करवाते हैं तो हमेशा ही ऊष्मा मुक्त होती है और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के अंदर क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है। इसके अंदर जैसे देखो, मान लो हमारे पास NaOH है। क्या है? NaOH है। तो NaOH ले लिया हमने, या फिर अपने ले लें लिथियम कार्बोनेट ले लें। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड ले लिए। अपने क्या करते हैं? लैब के अंदर NaOH को बार बार काम में लेते हैं। तो NaOH कभी भी लिक्विड अवस्था में नहीं प्राप्त होता हमें, और KOH जो होता है ये भी नहीं प्राप्त होता। ये दोनों क्या है? एक प्रकार से क्षार हैं। क्या है? क्षार। क्योंकि वो जल में घुलने के बाद में क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये क्या है? NaOH और KOH जो होते हैं उन दोनों की हमें लैब के अंदर आवश्यकता पड़ती है। NaOH की तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये दोनों कभी भी द्रव अवस्था में नहीं आते। अगर हमें लैब के अंदर इन दोनों का डिब्बा लेकर आना हो तो ये द्रव अवस्था में नहीं मिलते। हमें किस अवस्था में मिलते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं। किस अवस्था में मिलते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं। इसलिए जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो लैब से बहुत ज़्यादा संबंधित होता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूशन बनते हैं और लैब के अंदर भी सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। तो जो NaOH और KOH है वो कभी भी हमें द्रव अवस्था में प्राप्त नहीं होता। वो हमेशा ही ठोस अवस्था में जो डिब्बा आता है इसका, उसके अंदर ये हमेशा ही ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं हमें, या ठोस अवस्था में ही पैकिंग होकर आते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पेलेट्स के रूप में होते हैं। पेलेट्स को बोला जाता है टिक्की, यानी कि छोटे छोटे पेलेट्स के रूप में आते हैं जो ठोस KOH या NaOH होता है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? NaOH की। NaOH की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके पीछे क्या लगाते हैं? एक्वस। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जलीय NaOH की। एक बार मैं आपको NaOH का सॉल्यूशन बनाना बता भी देती हूँ। जैसे हम क्या करते हैं,
NaOH जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक तो NaOH एक्वस होता है और एक NaOH एल्कोलिक होता है, या फिर एक KOH जो होता है वो एक्वस होता है और एक KOH जो होता है वो एल्कोलिक होता है। आप हैलोजन डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ोगे जो केमिस्ट्री सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जब आप डाई हैलाइड्स पढ़ोगे तो उसके अंदर एक्वस KOH और एल्कोलिक KOH की जो रिएक्शन होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, वहाँ पर आप पढ़ोगे और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी अलग अलग प्रकार का बनता है। क्यों? क्योंकि ये जलीय KOH है। हमने पीछे कंपनी से डिब्बा मंगवाया किसका, NaOH और KOH का, और उस डिब्बे के अंदर छोटे छोटे पैलेट्स के रूप में ये प्राप्त होते हैं। इन पैलेट्स को बीकर के अंदर जितनी निश्चित मात्रा में हमें क्या लेना है, वाटर लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्वस NaOH बना रहे हैं, ठीक है, या एक्वस KOH बना रहे हैं, कोई सा ही बना लो, इनके पैलेट्स लगभग सेम होते हैं, दिखने में सेम होते हैं और डिब्बे पर लेबल लगा होता है NaOH या KOH का। हमने क्या किया, बीकर में एक निश्चित मात्रा में उस डिब्बे के ऊपर जो मात्रा दी होती है उसके आधार पर हम निकाल लेंगे कि हमें 100 ml के अंदर कितना ग्राम घोलना है, ठीक है। तो इन पैलेट्स को क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और घोलेंगे, कांच की बीकर लेंगे, घोलने के पश्चात ये घुल जाएगा और एक्वस NaOH प्राप्त हो जाएगा और एक्वस KOH प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हमें क्या करना है, एल्कोलिक NaOH प्राप्त करना है या फिर एल्कोलिक KOH प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे और इसके अंदर पैलेट्स डालेंगे तो हमें NaOH और KOH एल्कोलिक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई प्राप्त होने की। जब अपने क्या करते हैं, उस बीकर में हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उस पानी के अंदर NaOH डालते हैं, क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं और उसको घोलते हैं। जब हमने पानी लिया था उसके अंदर, तो वो पानी जो बीकर थी वो बाहर से पूरी तरह से ठंडी थी, क्योंकि ठंडा पानी लिया था हमने, और जैसे ही इसके अंदर NaOH डालते हैं और उसको घोलते हैं तो वो पैलेट्स जैसे ही घुलते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उष्मा बाहर निकाल रहा है, क्या कर रहा है, उष्मा बाहर निकाल रहा है। ये बात समझाने के लिए मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई थी। कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि KOH एक्वस और KOH एल्कोलिक में क्या अंतर है। तो इनके अंदर ये अंतर होता है कि अगर एल्कोहल में घोल करके हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एल्कोलिक KOH हो जाएगा, या जल के अंदर घोलकर बनाएंगे तो वो एक्वस KOH हो जाएगा। तो अगर हम उस बीकर को छूते हैं तो उष्मा बाहर निकलती है, यानी कि वो बीकर जो होती है वो गर्म हो जाती है और वहाँ पर कौन सा प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। कौन सा प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर प्रभावित करेगा। अब मान लो यहाँ ये ऊष्मा बाहर निकाल रहा है, हम क्या करें, यानी कि ऊष्मा बाहर निकल रहा है और जो ठोस पदार्थ है वो अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, विलयशील हो रहा है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको गर्म करने लग जाते हैं। तो गर्म करेंगे तो उसकी विलीयता क्या होगी, कम होगी। पहले आसानी से वो ठोस पदार्थ उस द्रव के अंदर घुल रहा है और फिर उसके बाद में वो घुलना बंद हो जाएगा। इसलिए अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलीयता क्या होती है, कम होती है। विलीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो टेम्परेचर का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है ये भी क्या करता है, विलीयता को प्रभावित करता है, विलीयता को प्रभावित करता है। और जो ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है इसके अंदर क्या करनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। हमारे पास में जैसे NaCl है और NaCl को वाटर के अंदर डालते हैं, NaCl को वाटर के अंदर घोल रहे हैं, अगर ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने से इसकी विलीयता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी विलीयता जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए ये प्रक्रम क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम के अंदर अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं या ऊष्मा दे रहे हैं तो
जो विलीयता होती है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार इस टेम्परेचर से विलीयता के संबंध में ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारे पास ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं चाहिए, और ऊष्माशोषी प्रक्रम है तो टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए अगर विलीयता को बढ़ानी है तो। उसके बाद में हमारा जो तीसरा कारक है वो क्या है, दाब है, कि दाब क्या करता है, विलीयता को प्रभावित करता है या नहीं करता। हम क्या कर रहे हैं, एक ठोस पदार्थ को द्रव के अंदर घोल रहे हैं, एक ठोस पदार्थ को द्रव के अंदर घोल रहे हैं, ठोस पदार्थ को द्रव के अंदर घोल रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ठोसों की द्रवों में विलीयता है। हमने क्या लिया है, ठोस पदार्थ लिया और द्रव पदार्थ लिए, दोनों ही क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो इसलिए असंपीड्य पदार्थों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ गैसों पर पड़ता है। दाब का प्रभाव सिर्फ गैसों पर पड़ता है। और हमारे टॉपिक के अंदर गैस की बात कहीं नहीं आई है, क्योंकि हमारा टॉपिक ठोसों की द्रवों में विलीयता है। जब हम गैसों की द्रवों में विलीयता पढ़ेंगे तब हमें दाब के प्रभाव को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गैस जो है वो एक संपीड्य है, गैस जो है वो क्या है, एक संपीड्य है। इसलिए जो गैस होती है उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है, द्रवों और ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा जो टॉपिक था सोल्यूबिलिटी या विलीयता, या ठोसों की द्रवों में विलीयता, या ठोसों की द्रव में विलीयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक, ये तीनों कारक कंप्लीट हो गए। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।